क्या अभी भी कोई लंच कर रहा है? अभी जो लोग बाहर है जल्दी से अंदर आओ, ठीक है? अभी काफी लोग मुझे लगता है बाहर है, अभी सारी खाली खड़ी पड़ी हुई है। क्या टी शर्ट अब बाद में ले लेना, क्लास के बाद। ये जो बच्चे भी क्लास स्टार्ट हो गई हुई है, टी शर्ट आप बाद में ले लीजिएगा आफ्टर द क्लास। और भी कोई है अपनी क्लास का क्या? चलो बस आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, अब ना कोई बाहर जाएगा ना कोई अंदर आएगा, ठीक है? चलो सो हम लोग क्लास को स्टार्ट करें, प्लीज जल्दी जल्दी बैठो आप लोग। हाँ क्या हो गया? नहीं नहीं, केवल सीबीएसई वालों ने किया हुआ था, सॉलिड स्टेट है अभी। क्या? हाँ सीबीएसई में नहीं है। एग्जाम में आपका सॉलिड स्टेट जेईई एडवांस में अभी भी अवेलेबल है। हमें पूरा सिलेबस कवर अप करना है, ठीक है? जिस तरीके से चल रहा है उसी के अकॉर्डिंगली चले हम लोग अपने आगे। सो सभी लोग कंफर्टेबल है ना? प्रीवियस क्लास में हमने जितना पढ़ा था यहाँ तक सबको क्लियर है? सबको कंफर्टेबल है? हमने प्रीवियस क्लास में आपको 14 टाइप के ब्राइबस लैटिस के बारे में बताया था, ठीक है? बेसिकली 7 टाइप के क्रिस्टल्स थे और उनके प्रिमिटिव और सेंटर्स को मिलाकर के 14 टाइप के ब्राइबस लैटिस आपके पास आए थे ना? आए थे। चलो मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। आज हम लोग जो है यूनिट शेल के बाद बेसिकली क्यूब्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? क्यूबिक यूनिट शेल और टाइप ऑफ यूनिट शेल्स के बारे में। एक बार मैं ये टेबल जो मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में पूरी ड्रॉ करके दिखाई हुई थी, कौन से प्रिमिटिव होंगे, कौन से आपके बॉडी सेंटर्ड होंगे या फेस सेंटर्ड होंगे, ये सारी की सारी टेबल्स आपको याद होनी चाहिए, ठीक है? एक बार मैं आप लोगों को रिवाइज करा रहा हूं, ठीक है? इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। एग्जाम में एक क्वेश्चन यहां से बनता है, इसलिए आप सभी लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। ये बेसिक्स है, याद होना चाहिए। प्लीज कीप क्वाइट। देखो आप लोग आवाज मत किया करो। अब देखो क्लास स्टार्ट हो गई भी, मैं स्टार्टिंग में किसी को किसी भी चीज के लिए मना नहीं करता हूं, लेकिन बीच क्लास में अगर डिस्टर्ब करोगे तो फिर मुझे गुस्सा आएगा। अगर कोई क्लास में सीरियस बात चल रही है तो सीरियस रहो, मजाक की होगी हम खुद आपको अलाउ कर देंगे, लेकिन इतना ही हो कि क्लास से बाहर आवाज नहीं जानी चाहिए, किसी को डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो, ठीक है? चले हम लोग अपने टॉपिक में। सो प्लीज ये 7 टाइप्स के आपके जो क्रिस्टल्स थे, इन सारे क्रिस्टल्स की प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए, आज ही याद करना है। सबसे पहले हम क्यूब की बात करते हैं। क्यूब का मतलब क्या होता है कि उसकी जितनी भी लेंथ थी, A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, और सारे के सारे एंगल कैसे होंगे? 90 डिग्री। डन। और इसमें भी मैंने आपको बताया था कि यहां पर 3 तरह के लैटिस बनते हैं, ब्राइबस लैटिस। कौन कौन सा? एक तो प्रिमिटिव था, फेस सेंटर्ड एंड बॉडी सेंटर्ड। डन, ठीक है? फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और प्रिमिटिव, 3 तरह के होंगे। इसके बाद दूसरे टाइप का क्या होता है? टेट्रागोनल। जब भी हम लोग टेट्रागोनल की बात करेंगे तो उस टेट्रागोनल के केस में 2 एज लेंथ तो सेम होगी, तीसरी वाली डिफर करेगी, मतलब A इज इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी। क्यूब के लिए तीनों बराबर, टेट्रागोनल की कोई 2 बराबर, तीसरी वाली नॉट इक्वल। क्लियर है? और उसके बाद सबके एंगल कैसे होंगे? 90 डिग्री। क्लियर है? अगर मैं सिंपल वे में टेट्रागोनल को एक काइंड ऑफ क्यूबॉइड बोलूं तो किसी को बुराई तो नहीं है? यही होगा, है ना? तो इसमें कितने तरह के बनते हैं? 2। कौन कौन से? प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर। प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर। क्लियर है? सो क्यूबिक इज इक्वल टू क्या हो गया? A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। कौन कौन से ब्राइबस लैटिस बन रहे हुए हैं?
प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर। क्या हो गया ये? दिस इज पी एफ बी। ठीक है, तीन तरह के बने। अगर हम लोग टेट्रागोनल की बात करें, ए इज इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी। उसके बाद अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, दो तरह के बने। कौन से? पीबी। कितने हो गए टोटल? दो। अभी आपने क्या किया हुआ है? अभी आपने दो तरह के क्रिस्टल्स पढ़े हैं, और दो तरह के क्रिस्टल में कितने लैटिस बने आपके? 5। डन, क्लियर है ना? इसके बाद तीसरा हमारे पास आता है, दिस इज रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल, इस केस में क्या हो गया? A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। ए बी सी तीनों बराबर है, बट एंगल इज नॉट 90 डिग्री। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, बट डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। क्या हो गया? रोम्बोहेड्रल। क्लियर है? और इस रोम्बोहेड्रल में केवल एक ही टाइप का बनेगा। क्या बन रहा है? प्रिमिटिव ओनली, केवल प्रिमिटिव। ठीक है, इसके बाद चौथा आता है हमारे पास, दिस इज ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक, इसके केस में क्या होगा? ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी। ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी, एंड यहां पर एंगल क्या होगा? अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, इसमें कितने बनते हैं? 4 तरह के। कौन सा एक जुड़ गया? एंड फेस सेंटर। प्रीवियस क्लास में मैंने ये बात सबको याद कराई थी। क्लियर है यहां तक? सबको याद है? इसके बाद पांचवा आया। पांचवा कौन सा हो गया? मोनोक्लिनिक। और मोनोक्लिनिक के केस में ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी, और यहां पर अल्फा एंड गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बट बीटा इज नॉट 90 डिग्री। इस केस में कितने बन रहे हैं? 2। कौन कौन से? प्रिमिटिव और एंड सेंटर्ड। प्रिमिटिव एंड एंड सेंटर्स। नेक्स्ट इज ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक इज ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी, और यहां पर एंगल भी किसी का भी 90 डिग्री नहीं है। ठीक है, किसी का भी एंगल 90 डिग्री नहीं है, और इसमें एक ही बनेगा। क्या होगा? प्रिमिटिव। एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज हेक्सागोनल। हेक्सागोनल के बारे में बात करेंगे तो इसके केस में क्या हो गया? ए और बी तो बराबर है। क्यों? क्योंकि अगर हम हेक्सागन की बात करते हैं, हेक्सागन की बात करें 2D में बात करना है, ये कुछ आपने ऐसा पढ़ा था, ये हेक्सागन है, ये 2D में बन रहा होगा। तो आप मुझे बताओ, हेक्सागन के केस में बात करते तो ये वाली ए और ये बी बराबर नहीं होती है ना? ये दोनों बराबर है। लेकिन मैं अगर 3D में बनाऊंगा तो 3D में बनाने के केस में ये कुछ हेक्सागन ऐसा बन रहा होगा, और ये वाली लाइन इससे मिलाई आपने, ये कुछ इस तरीके से, ये हेक्सागन बना। तो ये दो ए और बी तो बराबर हो गई। ठीक है, तीसरी वाली आपके बराबर नहीं होगी। समझ गए? हेक्सागन के केस में तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। हेक्सागोनल के लिए क्या हो गया? ए इज इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी। इसके बाद अल्फा बीटा गामा, सारे कैसे हो रहे? सॉरी, अल्फा बीटा कैसे हो गए वे? 90 डिग्री। अल्फा बीटा 90, गामा कितना होगा? 120। क्लियर है? क्या ये बात सबको समझ में आ गई? पक्का ना? कितने पिरामिड बनेंगे? एक। अब क्वेश्चन कैसा बन रहा है? क्वेश्चन इसी टेबल से एक क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में जेई मेंस, एडवांस और इवन जितने भी हमारे पास ये छोटे मोटे एग्जाम होते हैं ना, छोटे मोटे एग्जाम को काउंट ही नहीं कर रहे। ठीक है, सारे एग्जाम ले लो, उसमें एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। मैं थोड़े बड़े एग्जाम की बात करूं, ठीक है, बड़े एग्जाम का मतलब है मैं जेई एडवांस की बात करूं, और एडवांस के बाद इंजीनियरिंग करने के बाद, बीटेक करने के बाद कुछ बच्चे गेट का एग्जाम देते हैं। सुना है कभी? एमटेक करने के लिए जिनको जाना है वो गेट का एग्जाम दे रहे हैं, पीएचडी करने के लिए जा रहे हैं। और दूसरा एग्जाम होता है आईआईटी जैम। ठीक है, ये बड़े एग्जाम है, बड़े एग्जाम की कैटेगरी में। ऐसा शायद ही कोई एग्जाम होगा जिसमें इस पे बेस क्वेश्चन ना आया हो। एडवांस में भी, मेंस में भी,
नीट में भी, नीट तो वैसे भी कॉमन ही है, ठीक है। और इसके अलावा गेट में, जैम में, हर जगह इस पे बेस क्वेश्चन आया हुआ है। ये आपकी सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन है, इसमें कोई केमिस्ट्री नहीं है, ये मैथमेटिक्स है। ये मैथ्स में तुम लोगों ने पढ़े थे ना, ये ज्योमेट्री सारी की सारी मैथ्स की ज्योमेट्री है। ये इंफॉर्मेशन सबको याद होनी चाहिए। अब केमिस्ट्री का क्वेश्चन क्या बनता है? केमिस्ट्री क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको बोला जाएगा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस। 4 ऑप्शन दे दिया आपने, क्यूबिक दे दिया, ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक दे दिया हुआ है, रोम्बिक दे दिया, ट्राइक्लिनिक दे दिया, मोनोक्लिनिक, ऐसे कुछ भी ऑप्शन दे दिए उसने। तो मैक्सिमम सबसे ज्यादा किसमें होंगे? ऑर्थो में। ऑर्थोरोम्बिक में कितने हो गए? 4। 4 के बाद मैक्सिमम किसके पास है? क्यूबिक के पास। कितने? 3, ठीक है। इंटीजर टाइप ऑफ क्वेश्चन बन गया इससे। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको बताना है कि 14 टाइप ऑफ 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल्स में ऐसे कितने क्रिस्टल्स हैं जिनमें 2 ब्रेविस लैटिस बनते हैं? 2 है ना? क्लियर बन गया क्वेश्चन? क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट तो नहीं है, बस सिर्फ इंफॉर्मेशन है। अगर आपको इंफॉर्मेशन याद है तो आपका क्वेश्चन हो गया। क्लियर है? क्या ये बात सबको क्लियर है? इसमें किसी को डाउट हो तो पूछो। पक्का ना? एक बार हम फिर से रिपीट करें, मैं एक बार फिर से सारी चीज इंफॉर्मेशन रिपीट कर रहा हूं। आज की इंफॉर्मेशन आपको आज ही याद कर लेना है। प्रीवियस क्लास में भी हम लोग बहुत फोकस कर चुके थे। एक बार फिर से हम सारे के सारे जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उन सबको देख लीजिए आप। अगर हम क्यूबिक की बात करते हैं, ए बी सी तीनों बराबर, ठीक है, क्यूबिक के लिए। अगर मैं टेट्रागोनल की बात करूं, ए एंड बी इज इक्वल बट डज नॉट इक्वल टू सी, डन। तीसरे की बात करते हैं, जैसे तीसरा इज ट्राइगोनल, या इसी को हम लोग बोल रहे हैं रोम्बोहेड्रल। तो इस केस में क्या हो गया? ए बी इज इक्वल टू सी, ए बी सी तीनों बराबर। क्लियर? चौथा कौन सा है? ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक इज ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी। क्लियर? चौथा गया। पांचवा गया मोनोक्लिनिक, ए बी सी बराबर नहीं है। इसके बाद ट्राइक्लिनिक, फिर से ए बी सी बराबर नहीं है। और अगर हम बात करते हैं हेक्सागोनल की, तो ए इज इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी। क्या ये बात सबको क्लियर है? मैं आपसे फिर से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपको बताना है ऐसे कितने क्रिस्टल बन सकते हैं जिनमें अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। बन गया क्वेश्चन? टेबल आपके सामने है, आंसर भी आपको पता है। मैं सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा हूं? क्वेश्चन का टाइप फ्रेम कर रहा हूं। मैं आपसे कोई अलग से नहीं, देखो मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं, जेई का पेपर हो, मेंस का हो, चाहे नीट का हो, किसी का भी हो, वो एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाने वाले, आप सब लोग जानते हो। स्पेशली फिजिकल इनऑर्गेनिक में तो जनरली एनसीईआरटी के अंदर तक की चीज़ें होती है, ऑर्गेनिक में कुछ चीज़ें आउट ऑफ द मतलब बॉक्स चली जाती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिलेबस आउट ऑफ द सिलेबस नहीं, आउट ऑफ द बॉक्स एनसीईआरटी से कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये एनसीईआरटी की टेबल है, मैं कहीं से बाहर से नहीं लाया हूँ। बट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, वो बार बार एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ रहे हैं। कभी उसने कह दिया अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, कितने लैटिस बनेंगे? हो सकता है आपसे ये भी कहते हैं कितने लैटिस ऐसे होंगे जिनमें ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो सकता है वो आपसे ये कह दे कि कितने में मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिमिटिव सेल्स होंगे, कितने प्रिमिटिव वाले होंगे। प्रिमिटिव तो सब में ही है ना? प्रिमिटिव तो सब में ही है, तो टोटल कितने हो गए? अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, फिर से क्वेश्चन, इंटीजर टाइप ऑफ क्वेश्चन। मैं कह रहा हूं आपको बताना है कि यूनिट सेल में द सम ऑफ द प्रिमिटिव एंड बॉडी सेंटर यूनिट सेल क्या था ब्रेविस लैटिस, आपको बताना है। 7 तो प्रिमिटिव है, 7 तो प्रिमिटिव है। अब आपको बोला है कि फेस सेंटर कितने हैं? पहले वाले में फेस सेंटर है ना, और उसके बाद फेस सेंटर कहां पर है? यहां पर। इसके अलावा तो कहीं फेस सेंटर दिख नहीं रहा है। आंसर इज 9। हो गया क्वेश्चन? क्लियर है ना? अब मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, द सम ऑफ प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर एंड फेस सेंटर। कर दो सम। केवल 2 ऐसे हैं जहां पे एंड सेंटर है, केवल 2 ही ऐसे हैं ना एंड सेंटर वाले। कितना हुआ आंसर? 11 12 हुए ना?
12 हुआ ना। बॉडी सेंटर और फेस सेंटर हमने सबको सम कर दिया। 3 ये थे, 2 ये, 5, 5 के बाद 3 ये और 3 ये, 11 ही तो हुए। कौन सा वाला छूट गया? प्रिमिटिव वाला। एंड सेंटर, 2 एंड सेंटर है ना, एक ये है और एक ये, बाकी किसी में यानी 12 होगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन प्लीज। अब आपको क्वेश्चन में फिर से कंफ्यूज करने वाला हूं। क्या कंफ्यूज करने वाला हूं? मैंने आपको बोला 12 आंसर है। अब आपके पास पेपर में क्वेश्चन कैसा होता है? क्वेश्चन में उसने बोल दिया है कि इंटीजर टाइप ऑफ आंसर। एक तो हो गया इंटीजर टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इंटीजर क्या 12 होगा इंटीजर? अरे 12 कैसे इंटीजर होगा? इंटीजर तो 0 से 9 तक ही होता है। अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं, इंटीजर टाइप ऑफ क्वेश्चन जब भी आपको बोला जाएगा तो उसमें आंसर 0 से लेकर 9 तक आपको फिल करना है। अगर क्वेश्चन में कभी भी आपको बोल दिया जा रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन, तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन में 12 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, 300.5 भी आंसर हो सकता है। 2 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है ना। ठीक है, तो अगर आपको कभी भी क्वेश्चन इंटीजर वैल्यू वाला मिलता है तो आपको क्या करना है? 12 को आप इंटीजर में कैसे लिखते हैं? क्वेश्चन में वो आपको क्या बोल देता है? क्वेश्चन में आपको बोल दिया जाएगा कि टोटल नंबर, सम ऑफ, क्वेश्चन मेरा समझना पहले, सम ऑफ प्रिमिटिव फेस सेंटर एंड बॉडी सेंटर इज XY। XY, so find the value of x plus y। 3 बन गया इंटीजर, बन गया इंटीजर। मैं एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा करके आपसे 10 बार अलग अलग तरीके से पूछ रहा हूं। क्या इतनी बात सबको क्लियर है? इसमें किसी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। याद हो गई बात? सबको याद हो गई? मैक्सिमम इज रोम्बो, सबसे ज्यादा कितने होंगे? 4 रोम्बो हेड्रल के में। इसके बाद सेकंड नंबर पे क्यूबिक 3, बाकी सबके सब क्या होंगे? कम वाले होंगे। क्लियर है? क्या इतनी बात सबको क्लियर है? चलो अब जरा हम लोग जरा कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं। आंसर इज क्लियर है? क्या इसमें किसी कोई डाउट है? याद हो गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ प्रिमिटिव यूनिट शेल? नन ऑफ दीज, यस और नो? ये क्वेश्चन मुझे लगता है शायद प्रीवियस क्लास में करा दिया था हमने। क्वेश्चन इज, इसमें कोई डिफिकल्टी है? पक्का ना? अब देखो इंपॉर्टेंस दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, A does not equal to B does not equal to C, alpha is equal to 9 alpha, this is monoclinic। क्या ये बात सबको क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है जेई मेंस, इसी बार का है। देखो क्या हुआ है कि मैंने यहाँ पर जो है डेट डाली हुई थी, किस डेट का पेपर था ये। ठीक है, तो वो टाइपिस्ट ने मतलब डेट हटा दी हुई है। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है ना अभी रिसेंटली ही है। ये ऑनलाइन वाला जो पेपर था, इस ऑनलाइन वाले पेपर का क्वेश्चन है। आई थिंक सो शायद 2022 का है। अभी किस डेट का था आई एम नॉट श्योर, कि शायद 6 जून वाला पेपर था कि कौन सा पेपर था। मैं आपको सिर्फ एक क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस दिखा रहा हूँ। डेट से आपको कुछ नहीं करना है। एग्जाम में क्वेश्चन आया, क्या इसमें क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी है? उसने क्या बोला है? तो मोनोक्लिनिक बोला हुआ है, मतलब A डज नॉट इक्वल टू B डज नॉट इक्वल टू C, यस और नो? अब जरा यहाँ देखो, ऑप्शन सी इनकरेक्ट, ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट, क्योंकि A इज इक्वल टू B लिखा हुआ है, मतलब ऑप्शन सी तो नहीं हो सकता। क्या आंसर होगा? A इज इक्वल, A डज नॉट इक्वल टू B डज नॉट इक्वल टू C, और अल्फा एंड बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री बट गामा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो आंसर इज बी। क्या इतनी बात सबको क्लियर हुई? ये जेई मेंस का क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्टी थी इसमें? सिर्फ आपको डेटा याद है, इंफॉर्मेशन याद है तो आप आंसर लगा दोगे। क्लियर है? पीछे सभी लोग क्लियर है ना? कंफर्टेबल ना? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, ये ऑनलाइन वाला पेपर है। देखो सेम ही क्वेश्चन, दिस इज विच प्रिमिटिव यूनिट शेल हैज अनइक्वल
unequal edge length, A does not equal to B, does not equal to C, and all axial angles from different from 90 डिग्री। ट्राई क्लियर है ना? यानी कि यहाँ पर A does not equal to B, does not equal to C, and alpha does not equal to beta, does not equal to gamma, does not equal to 90 डिग्री। क्या ये बात सबको क्लियर है? ये देखो जेई मेंस का क्वेश्चन है, ये भी रिसेंटली क्वेश्चन है। क्या इतनी बात सबको क्लियर है? पक्का ना? चलो अब आज से हमारी नई कहानी स्टार्ट हो रही है। दिस इज क्यूबिक यूनिट शेल। हमारे सिलेबस में बेसिकली हम लोग जो बात करने वाले हैं आज के बाद, दो टाइप के क्रिस्टल्स हमें ज़्यादा पढ़ना है, जिसमें से एक तो क्यूबिक है, ठीक है, क्यूबिक के बारे में हमें पूरा डिस्कशन करना है। दूसरा आपके पास हेक्सागोनल है, उसकी पैकिंग के बारे में। इतना सबको क्लियर है? चलो क्यूबिक के बारे में क्या क्या आप लोग जानते हैं? लेंथ सेम होती है। चलो हम लोग अब एक एक करके क्यूब के बारे में। क्या? एक प्लीज सुन लीजिए जरा, सुन लो। क्वेश्चन क्या हुआ है देखो, क्रिस्टल की मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी आपको निकालना कि कितने तरह के क्रिस्टल से आप टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर बना सकते हैं, उसको हम बोल रहे हैं ब्रेबिस लैटिस। ये तो था क्रिस्टल क्यूबिक, 7 तरह के आपके पास क्रिस्टल्स थे, और उस क्रिस्टल में कितने टाइप के अरेंजमेंट हो सकते हैं, उससे जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम लोग बोल रहे हैं ब्रेबिस लैटिस। लैटिस की डेफिनेशन मैंने आपको सिखाई थी, द रिपीटेटिंग यूनिट ऑफ यूनिट शेल। यूनिट शेल की रिपीटेटिंग यूनिट से जो स्ट्रक्चर बन रहा था उसको हम लोग क्या बोलते थे? लैटिस। समझ के बात को? क्लियर है? अब चल रहे हैं हम लोग क्यूब के पास। हमने आपको क्यूब के बारे में बताया था, अभी बताया हमने कि देखो A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, और इसमें 3 तरह के आपके लैटिस क्रिएट हो रहे थे। कौन कौन से थे? पहला तो था प्रिमिटिव, दूसरा कौन था? बॉडी सेंटर, तीसरा कौन है? फेस सेंटर। अब आज से यहीं से कहानी स्टार्ट हो रही है, ये आप सभी लोगों में बता चुका हूं। चलो अब हम सबसे पहले यहाँ स्ट्रक्चर की बात करें। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारा कॉन्सेप्ट यूजफुल फॉर द एनालिसिस ऑफ 3D क्रिस्टल्स। ठीक है, 3D क्रिस्टल में भी किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? क्यूबिक की। ठीक है, अब हेडिंग लिख लो आप इसको। हाँ, क्यूबिक क्या? नहीं 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 नहीं, अलग अलग। मैं अभी वो बता रहा हूँ, अभी एक एक करके हम आ रहे हैं इस चीज पे। सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे ज्योमेट्री ऑफ क्यूब्स की। इसमें 3D का कोई ऑप्शन है? ये एक सिंपल क्यूब है, ये एक सिंपल क्यूब है। मैंने आपको बोला हुआ है ज्योमेट्री ऑफ अ क्यूब। अब इस क्यूब में आपको क्या क्या चीजें नजर आ रही हैं इसके बारे में हमें देखना है। ठीक है, क्यूब में क्या क्या चीजें होंगी एक एक करके देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम क्यूब की बात कर रहे हैं, तो क्यूब के लिए आपको पहली चीज तो यही दिख रही होगी कि A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C।
ये बात तो सबको पता है। दूसरी चीज आपको बोला है अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें भी कोई खास बात नहीं है। इसके अलावा इस क्यूब में और क्या क्या होगा, इस क्यूब में मुझे कोई केमिस्ट्री नहीं पता है, मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ इस स्ट्रक्चर को देख करके आपसे क्या क्या बोल रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं मुझे ज़्यादा 8 कॉर्नर्स की बात कर रहा हूँ। क्या 8 कॉर्नर्स आपको दिख रहे हैं? सबको दिख रहे हैं? किसी को इसमें कॉर्नर्स में प्रॉब्लम हो तो बताओ। और क्या दिख रहा है कॉर्नर के अलावा? क्या दिख रहे हैं? 12 एजेस। गुड। कितने एजेस दिख रहे हैं आपको? 12 एजेस। ये हमारे एज है। एजेस कितने हैं? 12। इसके अलावा और क्या दिख रहा है आपको? ये लो, ये कॉर्नर थे, ये एजेस है और ये हमारा फेजेस है। तो कितने फेज है? 6। इसमें किसी को डाउट? इसके अलावा और क्या दिख रहा है आपको? कुछ और दिख रहा है? हाँ, सारी बात करते हैं हम लोग, सब कुछ देखते हैं। मुझे इसमें एक सेंटर भी नजर आ रहा है। नहीं, अभी मैं बॉडी सेंटर वेंटर कुछ नहीं जानता हूं, मैं अभी कुछ नहीं जानता हूं। मैं आपको सिंपल बोल रहा हूं, इस व्यू इसको देख करके आपको क्या क्या चीजें नजर आ रही है। तो मुझे इसमें एक सेंटर दिख रहा है। कितना है? 1। ये बेसिक सी बात थी। क्या ये बात सबको दिख रही है? क्या ये बात सबको दिख रही है? क्लियर है ना? अच्छा, अब हमने सिर्फ ये ज्योमेट्री की बात की हुई है बेसिकली। अब इसमें किसी ने मुझे बोला सर इसमें डायगोनल्स की बात करेंगे। डायगोनल की इंफॉर्मेशन एडिशनल है। सिंपल क्यूब के लिए हम लोग अभी इतनी ही बात करेंगे, ठीक है? अगर हम डायगोनल्स की कहें बात, तो डायगोनल्स कितने हो सकते हैं आप मुझे बताइए। अगर मैं आपसे कहूं कि बॉडी डायगोनल्स, बॉडी डायगोनल का मतलब क्या है? ये जो सेंटर है, ये जो कैमरा आपको दिख रहा है, ये इस पूरे क्लासरूम का सेंटर है। हाँ या ना? है ना? नहीं, मान लो कि वो बीच में लगा हुआ है, ठीक है? एसी को हम बोल नहीं सकते सेंटर, तुम कहोगे सर वो एसी दीवार से चिपका हुआ है ऊपर, ठीक है? तो ये आप बस ठीक है। मैं ये अरे ये क्यूब थोड़ी ना है, रूम क्लासरूम ये जो है क्यूबिकल थोड़ी है। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूं मान लो ये क्लासरूम हमारी क्यूब है, अब इस क्यूब में ये जो कैमरा आपको नजर आ रहा है, क्या ये मुझे बॉडी का सेंटर नहीं दिख रहा है? इस क्लासरूम का सेंटर लग रहा है? हाँ या ना? अब हमें अगर बॉडी डायगोनल की बात करनी है तो क्या करना है? इस वाले कॉर्नर, ऊपर वाले कॉर्नर को उस लास्ट वाले कॉर्नर से मिलाना है। हाँ या ना? यही होगा। देखो मैं करके दिखा रहा हूं। मैं अगर आपसे बोलूं ये यहां से देखो, क्या ये डायगोनल है? है ना डायगोनल? दूसरा डायगोनल का क्या हो सकता है? यही है ना? ये हुआ ना डायगोनल, है कि नहीं है? तो हम बॉडी डायगोनल की बात कर रहे हैं। बॉडी डायगोनल का मतलब क्या हो रहा है? बॉडी डायगोनल का मतलब हो रहा है कि हमें इस तरीके से डायगोनली कट करना है कि कॉर्नर नंबर 1, ये कॉर्नर नंबर 1 है, ये कॉर्नर नंबर 3 है, 4, 5, 6, 7। तो 1 को आपको क्या करना है? 6 वाले से ज्वाइन कराना है। जैसे ही आप 6 से ज्वाइन करोगे तो आपको जो डायगोनल मिलेगा, मतलब सिंपल वे में है, डायगोनल शुड बी पास फ्रॉम बॉडी सेंटर, उसको हमने बोला बॉडी डायगोनल। क्या ये बात सबको क्लियर है? क्लियर है ना? ठीक है। दूसरी चीज, अब मैं आपसे कहूं फेज डायगोनल, तो फेज डायगोनल का मतलब क्या हो रहा है? फेज, ये हमारे क्या थे?
ये हमने बोला है दिस इज बॉडी डायगोनल। डन। अगर मैं फेस डायगोनल की बात करूं तो देखो फेस डायगोनल किसी भी एक फेस की बात करूं, ये जो फेस डायगोनल है ये कहां से पास होगा? फेस सेंटर से। यस और नो? फेस सेंटर से पास होगा। तो इसको मैं क्या बोल रहा हूं? फेस। क्या ये बात क्लियर है? डायगोनल्स की बात सबको समझ में आ गई? अब मैं आपसे एक और बात करूंगा, ये बात आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं यहाँ पर सारी की सारी एनालिसिस करने जा रहा हूँ। बेसिकली मैंने आपको लिखा ज्योमेट्री ऑफ अ क्यूब। ज्योमेट्री ऑफ क्यूब में तो यही 4 चीज़ें थी, इसके बाद हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पर हमें फेस डायगोनल की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पर हमें बॉडी डायगोनल की ज़रूरत पड़ेगी। एक और डायगोनल है, दिस इज कॉल्ड एज डायगोनल। एज डायगोनल का मतलब क्या हो रहा है? ये देखो, चलो ग्रीन वाले को, इस वाले ये वाला जो एज है, ये ग्रीन वाला पॉइंट आपको दिख रहा है, इस वाले पॉइंट को आपको किससे मर्ज करना है? इससे। देखो क्या हुआ, दिस इज एज डायगोनल। हाँ या ना? एज डायगोनल मतलब ये जो आपको स्पीकर दिख रहा है ना, ये जो स्पीकर लगा हुआ है, इस वाले स्पीकर से एक लाइन ज्वाइन करनी है आपको नीचे वाले एज से, तो ये क्या कहलाएगा? एज डायगोनल। एंड द एज डायगोनल इज ऑल्सो पासिंग थ्रू बॉडी सेंटर। हाँ या ना? होगा कि नहीं होगा? लेकिन जब भी हम एज डायगोनल की बात कर रहे होंगे तो ये भी हमारा बॉडी सेंटर से पास होगा। यस और नो? ठीक है। ये देखो ये क्या हो गया, क्या ये बात सबको समझ में आ गई? क्या? तो दूसरे वाला फेज तो है, ये फेज नंबर 1 है, ये फेज नंबर 2 है। तो फेज नंबर 1 का ये पॉइंट, फेज नंबर 2 का ये, या मैं और अच्छे से दिखाऊं, इसको लो ऐसे मिला दें हम। अब तो क्लियर है? ये ज्यादा क्लियर दिख रहा है ना? वो अगर आपको विजिबल नहीं था तो ये आप देख लो, ये जो मैंने ग्रीन से बनाया हुआ है। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? अगर मैं आपसे कहूं टू ऑपोजिट एज सेंटर, टू ऑपोजिट एज सेंटर, तो ऑपोजिट एज सेंटर वर्ड से कुछ भी क्लियर नहीं है। ऑपोजिट एज सेंटर का क्या मतलब होता है? अगर आपको बोला जा रहा है टू ऑपोजिट एज सेंटर, तो इसमें देयर आर 2 प्रोबेबिलिटी। एज डायगोनल इज ऑल्सो ऑपोजिट एज सेंटर। हाँ या ना? एज डायगोनल भी तो ऑपोजिट ही हुआ। और अगर मैं इस वाले बोर्ड का ये जो पॉइंट बना हुआ है, इस पॉइंट को इसी फेज में मिला दूं, ये भी तो ऑपोजिट एज सेंटर ही कहलाएंगे। कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? देखो दो अलग अलग बातें क्लियर हो रही। क्या बात क्लियर हो रही है? पहली चीज हो रही टू ऑपोजिट एज सेंटर, इससे आपको 2 बातें क्लियर हो रही। क्या क्लियर हो रही है? कि एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि आप एज डायगोनल को कनेक्ट करें। हाँ या ना? और दूसरी चीज हो रही हुई है कि टू ऑपोजिट एज सेंटर को आप ज्वाइन कर रहे हैं ऑन अ फेज। तो क्वेश्चन में यहां पर प्रॉब्लम फंस सकती है आपको, ठीक है? इसलिए क्वेश्चन में आप थोड़ा क्लियरली देख लेना, क्योंकि 2 आंसर मिल सकते हैं इसमें। एक ऐसा भी हो सकता है कि वो एज सेंटर को एक ही फेस पे मिलाने वाली लाइन की बात करे, वो हो सकता है एज डायगोनल की बात कर रहा हो, ठीक है? तो कभी कभी क्वेश्चन में वो डायरेक्टली लिख देता है लाइन ज्वाइनिंग अलोंग टू एज सेंटर ऑन अ फेज आर रिमूव्ड। लाइन का मतलब समझ में आया? मैं कह रहा हूं टू ऑपोजिट एज सेंटर, टू ऑपोजिट एज सेंटर ऑन अ फेज आर रिमूव्ड, मतलब ये वाले फेज को मैं ऊपर वाले एज से इसी नीचे वाले एज को मिलाने वाली लाइन को रिमूव कर रहा हूं। क्या क्या चीजें रिमूव हुई इसमें? अरे 2 एज सेंटर रिमूव हुए कि नहीं हुए? और एक क्या रिमूव हुआ? फेस सेंटर। यस और नो? समझ आई बात?
क्वेश्चन कैसे बनता है, अब इस पे हमें डिस्कशन करना है। क्या इतनी बात आप सभी लोगों को क्लियर है? अभी बहुत सारे लोगों को इसमें डाउट हो रहा होगा। 3D ज्योमेट्री है, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, बिल्कुल मैं बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक जा रहा हूँ। एडवांस में एक क्वेश्चन आता है जिसमें आप फंस जाओगे। क्वेश्चन को सबसे ज़्यादा पहले क्वेश्चन इतना आसान होता है ना, अगर आपको समझ में आ गया तो 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे। अगर 3D ज्योमेट्री क्लियर है तो आपको 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे, और अगर 3D ज्योमेट्री क्लियर नहीं है ना तो आप 3 घंटे भी लगा दोगे तो अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। समझ गए बात को? तो क्या पहले मुझे बताओ, ये बेसिक सी बातें सबको क्लियर है? क्लियर है? चलिए अब हम चल रहे हुए कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम एट द डिफरेंट साइड्स ऑफ अ क्यूब। ठीक है, चलो अब मैं यहां से कंट्रीब्यूशंस की बात कर रहा हूं। ध्यान से सुनना। मैं कोशिश कर रहा हूँ 3D दिखाने की, ठीक है? अगर फिर भी कहीं कोई दिक्कत हो तो मुझे बोलता। देखो थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना, ये लाइन जो है ना थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। ये एडजस्टेबल है ना? समझ गया ना क्या है वो? अरे ये क्यूब है, ठीक है? अब मैं, ठीक है, लाइन से बाहर निकल गया भाई, एडजस्ट हो जाएगा, पता नहीं। अरे तो कोई नहीं, कोई नहीं, एक काम करते, रुको 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 रुको। सही है ना? चल जाएगा? ठीक है ठीक है, जाने दो जाने दो। देखो तुम समझदार हो, ठीक है? जिसको नहीं एडजस्टेबल नहीं हो रहा हो ना, तो आगे की बात तुम समझदार हो क्या है, ठीक है? तो ये आपका मैं क्यूब बना रहा हूँ, ध्यान सुनना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इस क्यूब में कुछ कलाकारी करते हैं अपन। अब सही दिख रहा है ना? चलो चलो, बस 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 प्लीज। ये क्या है? ये है एक लैटिस, ये लैटिस है। हमने क्या किया हुआ है, जरा ध्यान से देखो, इसमें आपको ना 8 छोटे छोटे क्यूब्स नजर आ रहे हैं। दिखाता हूं, मैं दिखाता हूं, चलो यहाँ देखो। मैं, अच्छा रेड कलर पीछे विजिबल है सबको? चलेगा ना? ये इसको देखो जरा, क्या करूं? अच्छा ये वाली ना, अच्छा ये अभी कनेक्ट नहीं हुई है लाइन, ठीक है? ये अब आपको दिख रहा होगा, क्यूब नजर आएगा।
कुछ तो गड़बड़ हो गई है। एक लाइन मैंने कुछ, रुको एक मिनट, मैं एक बार इसको दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि आपको ये देखो, ये ब्लू वाला आपको क्यूब नजर आ रहा है, वो देखो मेरे ड्रॉ करने में गड़बड़ हो गई है, ठीक है। मेरे ड्रॉ करने में क्या गड़बड़ हो गई है, मैंने एक पीछे वाली लाइन को भी कवर कर लिया है। ये वाला देखो, ये जो ब्लू वाला आपको दिख रहा है ना क्यूब, एक क्या ब्लू वाला क्यूब दिख रहा है आपको? इस क्यूब के जस्ट पीछे एक ये रेड कलर का क्यूब भी दिख रहा होगा, ये रेड वाला। दो क्यूब हो गए ना, एक क्यूब आगे है एक पीछे है। इसके बाद एक क्यूब आपको ये व्हाइट वाला इसके जस्ट बगल में दिख रहा है, और इस व्हाइट वाले के पीछे ये आपका पर्पल वाला। आप मुझे बताओ क्या इतने से पार्ट में, ये देखो जितना पार्ट मैं ले रहा हूं, आधे पार्ट में आपको कितने क्यूब दिख रहे हैं? और इसके ऊपर वाले पार्ट को भी कवर करें, कितने हो गए? 8 हो गए ना। 8 क्यूब दिख रहे हैं आप सभी को, दिख गए ना। ये था हमारा यूनिट शेल। यूनिट शेल का मतलब है स्मॉलेस्ट पार्ट। ये छोटा वाला पार्ट जो है इसको हमने क्या बोला? यूनिट शेल। और आप यूनिट शेल को रिपीट करते जाते हैं तो क्या बनता है? लैटिस। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? लैटिस की। क्या ये बात सबको समझ में आई? समझ में आई? अब आप क्या करना, आप देखो प्लीज बोर्ड पे देखो जरा, मैं आपको बोल रहा हूं ये वाला क्या है? कॉर्नर। इस यूनिट शेल का कॉर्नर। लैटिस पॉइंट सही है, अभी मैं बताऊंगा लैटिस पॉइंट कैसे निकालते हैं। यहां देखो जरा, ये क्या कॉर्नर दिख रहा है? इसका कॉर्नर क्या होगा? ये भी होगा ना। एक कॉर्नर इसका यहां कहीं होगा, एक ये कॉर्नर होगा, एक ये कॉर्नर है, एक ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर। कितने कॉर्नर दिखे आपको? अरे काउंटिंग तो करो। 8 कॉर्नर दिख रहे हैं सबको। अब जरा क्या करना है, सब लोग देखो, दिमाग लगाना जरा। यहां मैं बाकी सारे कॉर्नर्स को स्किप करके मैं इस वाले कॉर्नर को पकड़ रहा हूं। आप मुझे बताओ ये वाला कॉर्नर ये कॉर्नर कितने कितने कंट्रीब्यूट कर रहा होगा? देखो, एक तो क्यूब ये था, यस और नो? एक पीछे वाले क्यूब में भी इसका इतना पार्ट आया कि नहीं आया? इस बगल वाले क्यूब में भी इतना पार्ट आया, और इस वाले क्यूब में भी इतना ही पार्ट आया, यस और नो? अगर मैं सिर्फ आधे की बात कर रहा हूं तो ये कॉर्नर 4 के साथ कंट्रीब्यूशन दिख रहा है आपको। और जैसे ही मैंने ऊपर वाले भी पुट करे तो 4 ऊपर वाले के साथ भी कंट्रीब्यूशन हुआ। मतलब एक कॉर्नर का एटम कितने के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है? क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात सबको क्लियर है? पक्का ना? मैं क्या बोल रहा हूं, मैं यहां से बोल रहा हूं कि देयर आर द 8 कॉर्नर्स, ठीक है। 8 कॉर्नर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हुए कितने एटम्स में? 1 एटम, यस और नो? अगर मैं इसी को ऐसे बोलूं कि 1 कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/8 एटम। तो किसी को प्रॉब्लम है? क्या किसी को इसमें कोई डाउट है? मैंने आपको क्या बोला है? मैं कह रहा हूं कि कॉर्नर कितने के साथ कंट्रीब्यूट कर रहा है? कितने एटम्स के साथ? 1 कॉर्नर इज कंट्रीब्यूटेड बाय 1/8 एटम, यस और नो? या इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि देयर आर द 8 कॉर्नर्स कंट्रीब्यूटेड बाय 1 एटम, यस और नो? कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई 3D में? बाकी लोग अरे ऐसे सोच के हाथ क्यों उठा रहे हो? यस और नो, 2 ही बातें होती हैं। अच्छा, कितने लोगों को समझ में नहीं आई? उठाओ हाथ। चलो अब आप सभी लोग ध्यान से सुनना, जिसको समझ में नहीं आई ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। आप मुझे बताओ, सुनना मेरी बात, ये एटम है,
मैं इस एटम को, ये एटम कहाँ रखा हुआ है, सेंटर पे, सेंटर पे है ना। मेरे पास ये पूरा का पूरा एक बड़ा सा क्रिस्टल था, इस क्रिस्टल को मैंने बीच से काट दिया। एटम कितना हुआ, कितना हुआ एटम, आधा, हाँ या ना, यस और नो। अब मैं इसको मैंने क्या किया है, पहले यहां से काटा, देखो यहां से काटना शुरू कर दिया, ये काट दिया पूरा। तो ये बताओ, ये एटम जो बीच में रखा हुआ था ना, वो आधा हो गया कि नहीं हो गया, आधा मतलब 1/2। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस वाले पार्ट को यहां से भी आधा काट दे रहा हूं। अब ये एटम कितना हुआ, 1/4, यस और नो। अब इस एटम को हमने ऐसे उठाया और ऐसे देख रहे हैं हम, और साइड से ऐसे भी कट कर दिया, कितना हुआ, एक कॉर्नर एटम के हमने कितने कर दिए, 1/8। ऐसा हमने क्यों किया, जानते हो क्यों, क्योंकि ये सेंट्रल, ये जो कॉर्नर था ना, ये 8 यूनिट से सराउंडेड है, हाँ या ना। तो हमें टुकड़े भी इसके 8 ही करने पड़ेंगे। क्या ये बात समझ में आई, मैं क्या कर रहा हूं, मैं फिर से समझ लीजिए, फिर से समझना। मैं कह रहा हूं कि ये हमारा रूम है, रूम मतलब क्रिस्टल, ये क्रिस्टल है, ठीक है, और ये क्रिस्टल है, तो मैं इस रूम के 8 टुकड़े करूंगा, ठीक है। क्या कर रहे हैं, पहले हमने इसको बीच से कट किया, ये जो एसी वाला पार्ट था इससे कट किया, ठीक है, क्लियर। तो ये जो एसी था कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, 2 में हो गया ना, 2 में, मतलब 1/2 पार्ट आज इस साइड होगा और 1/2 पार्ट उधर होगा, यस और नो। अब हम चले, हमने यहां से लेकर के इस रूम को फिर से कट किया। अब एसी कितने टुकड़े हो गए, 4। अब एसी इन 4 पार्ट में कितना कोऑर्डिनेट कर रहा है, 1/4, पक्का ना। अब हम चले, इसी 4 पार्ट को हमने बीच से फिर से ऐसे कट कर दिया। अब कितने टुकड़े हो गए इसके, 8 टुकड़े हुए। मतलब ये एसी एक था, अब उन 8 टुकड़ों में कितना कितना कोऑर्डिनेट कर रहा है ये, 1/8। क्या ये बात सबको समझ में आ गई, क्या ये बात सबको समझ में आई। हमने इसके 8 टुकड़े क्यों किए, क्योंकि मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में ही आपको बोला था, ये मुझे बताओ कि इस क्रिस्टल में कितने यूनिट शेल आपको नजर आ रहे हैं, आपने कहा 8, हाँ या ना, इसलिए हमने 8 टुकड़े कर दिए उसके। नहीं हो सकते यार, क्योंकि वो यूनिट शेल हमारे 8 ही थे। अब यूनिट शेल को थोड़ी तोड़ दोगे तुम, यूनिट शेल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट, अब उससे ज्यादा नहीं तोड़ सकते आप। बात समझ आई, क्या ये बात समझ में आई। क्वेश्चन इनका बिल्कुल जेन्युइन था, ये कह रही है कि सर एक काम करो ना, आपने 8 क्यों किए, 16 टुकड़े कर दो। अब 16 हम नहीं कर सकते, जानते हो क्यों, क्योंकि यूनिट शेल सबसे ज्यादा छोटा पार्ट है, इससे ज्यादा छोटा नहीं हो सकता है। क्या ये बात सबको समझ में आई, पक्का ना। तो जब भी हम कॉर्नर की बात करेंगे, अगर हम कॉर्नर की बात करेंगे तो कॉर्नर का मतलब क्या हो रहा है, हमेशा एक कॉर्नर कितने एटम को कंट्रीब्यूट कर रहा है, 1/8, यस और नो। अब कितने लोगों को समझ में आ गया, अभी भी कुछ लोग हैं, अभी कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया। देखो ये अब ना यहां से पार्ट कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, जिसको भी नहीं समझ में आया क्लियरली हाथ उठा दो, पक्का। अभी इसमें किसी को डाउट, पक्का ना। चलो, तो यहां से कंक्लूजन हमने क्या निकाला, कंक्लूजन ये है, 1 कॉर्नर, ठीक है, इज कंट्रीब्यूटेड बाय 1/8 एटम, यस, क्लियर है, पक्का ना। ये हमने कॉर्नर्स की बात की। क्या इतनी बात सबको समझ में आई। एक लाइन में आप इसको लिख सकते हैं, द कॉर्नर एटम इज कंट्रीब्यूटेड बाय 1/8 एटम। 1 कॉर्नर, या ऐसा बोल सकते हैं, ईच कॉर्नर इज कंट्रीब्यूटेड बाय 1/8 एटम। क्या ये बात सबको समझ में आ गई, क्या
1 बाय, हाँ कर सकते हैं, अभी जरूरत नहीं, अभी आगे आएंगे बताएंगे। यस क्या? नहीं नहीं, ये बॉडी सेंटर आपको इस पूरे सेल के लिए, क्रिस्टल के लिए ये बॉडी का सेंटर है। लेकिन अगर आप इंडिविजुअली, ये जो मैंने मार्क किए ना, ये क्या था? यूनिट सेल। हम यूनिट सेल के लिए देख रहे हैं। क्रिस्टल है ये, क्रिस्टल है ये, लैटिस है ये पूरा का पूरा। इस लैटिस का छोटा सा पार्ट कौन है? एक छोटा सा। हाँ, अगर ये क्रिस्टल की हम बात करेंगे तो ये कॉर्नर नहीं है, फिर ये बॉडी का सेंटर हो गया। क्या? एक बार सुनो जरा, 1 मिनट सुनो जरा, प्लीज प्लीज प्लीज, बस आप सुनो जरा। अभी बहुत सारे लोगों को अभी भी डाउट है, ठीक है? अभी आपने क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन क्या था कि सर अगर हम इस स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, तो इस स्ट्रक्चर में ये जो बीच वाला आपको दिख रहा था ना, ये वाला आपको देखने में लग रहा है कि ये बॉडी का सेंटर है। बॉडी का सेंटर ये तब था जब हम क्रिस्टल की बात कर रहे हैं। बात समझ गए ना? पूरे क्रिस्टल के लिए ये बॉडी का सेंटर है, लेकिन अगर मैं यूनिट सेल की बात करूंगा तो ये कॉर्नर है, हाँ या ना? तो हम क्या कर रहे हैं? यूनिट सेल की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं? प्रिमिटिव यूनिट सेल या बॉडी सेंटर यूनिट सेल की बात कर रहे हैं, हम क्रिस्टल की बात नहीं कर रहे। अभी समझ गए बात को? तो ये लाइन सबको याद हो गई, 1 कॉर्नर इज इक्वल टू 1/8 एटम, पक्का? नाउ अब चल रहे हैं हम लोग जरा, क्या ये तो एटम ही तो था, ये हमने एटम पुट किया था ना ये। हाँ, कॉर्नर पे एटम रखा हुआ है। चलो चलो, बस 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 प्लीज, यहाँ देखो, आप देखो ध्यान से। अरे बस प्लीज यार, बात मत करो बिल्कुल भी आप लोग। आप सुनो जरा ध्यान से, ध्यान से सुनिए जरा। अरे बस बस वो बस 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 सुनो। अब आप मुझे बताओ, अरे क्या हो गया तुम्हें? क्या बात हो, क्या हुआ? एक बार जो भी करना है, खोलना है, बंद कर लो, बंद कर लो, क्योंकि देखो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान समझो। ये कौन है? अब सुना प्लीज 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 प्लीज, ये क्या दिख रहा है आपको? कितने लोगों को दिख रहा है? दिख रहा है ना पक्का? चलो अब हम क्या कर रहे हैं, इस फेस सेंटर को मैं चाहता हूं कि आप यहां से देखने पे भी ना दिखे आपको और वहां से भी ना दिखे। तो जरा ध्यान से देखो, हमने क्या किया है, इस फेज को मुझे हाइड करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस वाले पॉइंट से इस तरीके से इसको छिपाना पड़ेगा कि नहीं छिपाना पड़ेगा? मैंने यहां पे क्या लगा दिया, पर्दा लगा दिया, ठीक है। अब हमने कहा कि यहां से तो दिखना बंद हो गया, अब मैं चाहता हूं कि यहां वाले लोगों को भी ना दिखे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा कि इसी क्यूब को उठा करके हम यहां रख दें, है ना। तो हमने क्या किया,
अब देखो जरा, अब जरा देखो जरा, ये छिप गया ना दोनों साइड से। मतलब अगर हम कभी भी फेस सेंटर की बात करते हैं, मैं अगर फेस सेंटर की बात करता हूं तो मुझे दो साइड से इसको सराउंड करना पड़ेगा। ये मार्कर आप सभी को दिख रहा है अभी, ठीक है। मैं चाहता हूं आपको ना दिखे, तो मैं क्या करूंगा, इसको एक साइड से यहां से कवर कर लिया और दूसरी साइड से यहां से कवर कर लिया, अब दिखना बंद हो गया। मतलब ये जो मार्कर है इसको कवर करने के लिए मिनिमम मुझे दो साइड की जरूरत है। फेस सेंटर को कवर करने के लिए दो ऑपोजिट फेजेस की जरूरत है। इस साइड से मैंने कवर किया और इस साइड से। अब ये फेस सेंटर दिखना बंद हो गया। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि दो फेज थे, टू फेजेस कवर्ड वन एटम। क्या ये बात सही है? दो फेजेस एक एटम को कवर कर रहे हैं। क्या ये बात सबको सही है? ठीक है। अगर मैं कहूं एक फेज का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 एटम, हाँ या ना? क्या ये बात सही है? हाँ क्या? हाँ, एक और क्यों? क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? अगर हमने कॉर्नर की बात की तो कॉर्नर कितने से कंट्रीब्यूट कर रहा है? वन कॉर्नर कंट्रीब्यूटेड बाय 1/8 एटम, यस और नो? फेज की बात करते तो वन फेज इज कंट्रीब्यूटेड बाय हाफ एटम, 1/2 एटम। क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? फेज हो गया। और अब हम लोग आ जाते हैं सिंपल। अब मैं यहां से अब ये कौन है? बॉडी सेंटर। अब बॉडी का सेंटर तो पहले से ही सबसे सराउंडेड है ना, और बॉडी का सेंटर तो एक ही है, यस और नो? अब आप मुझे बताओ ये कितने से सराउंडेड? देखना, दिस इज 1/8 पार्ट, हाँ या ना? क्या ये बात सही है? ये वाला कॉर्नर था 1/8, ये वाला कॉर्नर है 1/8, ये वाला कॉर्नर था 1/8, ये भी 1/8, 1/8, 1/8, 1/8। कितने से कोऑर्डिनेट कर रहा है? एक ही से तो सराउंडेड हो रहा है। अगर मैं ये 1/8 कॉर्नर्स को 8 बार ऐड करूंगा तो 1 आएगा कि नहीं आएगा? तो बॉडी का सेंटर कितना होगा? 1। बॉडी सेंटर इज 1। क्या ये बात सही है? 1 एटम, यस और नो? सबको क्लियर? पक्का? नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग एज सेंटर पे। प्लीज आप ध्यान से सुनो जरा।
अब जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो जरा। अच्छा, इसको भी ना, आप ध्यान सुनना, मेरी बात ध्यान सुनना। मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए ये हमारा एक क्यूब था, ये वाला हमने एक पूरा क्यूब माना। इस क्यूब का ये क्या कहलाएगा? एज। यस और नो? कितने लोगों को लगता है कि ये एज है? ठीक है, ये एज दिख रहा है आपको? ये वाला एज इससे भी सराउंडेड है, इससे भी सराउंडेड है, इससे भी सराउंडेड है, इससे भी सराउंडेड है। क्या ये बात सही है? बताओ। कवर्ड है ना पूरी चारों तरफ से? तो यानी कि अगर हम एज सेंटर की बात करेंगे तो एज सेंटर कितने से सराउंडेड हो रहा है? 4 से। मतलब 4 एजेस मिला करके एक एज सेंटर एटम को कवर कर रहे हैं, हाँ या ना? सही है बात? तो यहां से क्या हुआ? 4 एजेस कवर 1 एटम। क्या ये बात सही है? तो मैं इससे बोलूंगा 1 एजेस कवर कर रही होगी 1/4 एटम। ये कितने लोगों को समझ में आ गई बात? पीछे वाले लोग, दिख रहा है सबको? कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया हो? मैं फिर से देखो, जिनको नहीं समझ में आया देखो, ये हमारे एज सेंटर का एटम है, ये एज सेंटर का एटम है। ठीक है, मान लीजिए ये मोबाइल है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि ये आप में से किसी को दिखाई ना दे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे यहां से कवर करना पड़ेगा, हाँ या ना? मुझे यहां से भी कवर करना पड़ेगा, आगे से भी कवर करना पड़ेगा, पीछे से भी, या सुनो? मतलब कि इस एज को कवर करने के लिए मुझे क्या चाहिए? 4 साइड्स, हाँ या ना? क्या ये आपको 3D में है? ये सामने से तो ऑलरेडी कवर्ड है ना? कवर नहीं है? सामने से कवर्ड है ना? यहां सुनो प्लीज, यहां देखो, ये एज का सेंटर है, एज का सेंटर है ना? तो यहां पर भी तो फेज था ना, इसको तो कवर कर लिया ना फेज ने आगे से। अब पीछे वाले फेज ने भी कवर कर लिया। अब इसको कवर करने के लिए ये वाली एज की जरूरत है, एज की जरूरत है ना? इसके बाद ये वाले एज की जरूरत हो रही है, और ऊपर वाली एज और नीचे वाली कहां पर? यहां पर। हाँ, ये फेज है, लेकिन ये कवर, इसको कवर करने के लिए जरूरत है। आगे से तो पहले से ही कवर्ड है वो। नहीं समझते? देखो यहां देखो, यहां सुनो, मैं इसको एक बार फिर से ऐसे दिखा रहा हूं, देखो जरा यहां से। ये एक सिंपल यूनिट सेल है, यस और नो? अगर मैं इस यूनिट सेल को कवर करना चाहता हूं, ये क्या है? एज सेंटर। ये एज सेंटर है, ये एज सेंटर है। थोड़ा सा कुछ अपने पास क्यूबिकल कोई चीज हो सकती है? चलो इसको मान लो ये रिमोट है। प्लीज ये रिमोट समझो। आप लोग, सभी लोग देखो ध्यान से, सभी लोग प्लीज ध्यान से देखो। ये रिमोट है, ये एज का सेंटर है। इस रिमोट का जो पॉइंट दिख रहा है आपको, एज का सेंटर है, ठीक है ना? इसको मैंने ऐसे पकड़ा। क्या ये एज सेंटर आपको सामने से दिख रहा है? मैं अपनी तरफ से देखूंगा तो भी नहीं दिखेगा, ठीक है? अब मुझे कवर कहां से करना पड़ेगा? क्या आगे वाले फेस से कवर करना पड़ेगा? पीछे वाले फेस से कवर करना पड़ेगा? किससे कवर करना पड़ेगा? लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से,
एक ऊपर साइड से और एक नीचे, हाँ या ना? ऊपर नीचे इसलिए, देखो ऊपर नीचे इसलिए क्योंकि आपको ना ये क्यूबॉइड दिया हुआ है, ठीक है? ये ऊपर ये एज का सेंटर है, ये एज का सेंटर है, तो इसके ऊपर से ये दिखेगा 3D में, साइड से नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? आपको पता क्यों दिख रहा है ऐसा? ये इसलिए लग रहा है क्योंकि ये आपको ये एज सेंटर नहीं है, ये फेस सेंटर है। आप समझ रहे हो मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूं? आपको क्या ये बात समझ में आई? अब रुको, थोड़ा और समझाते हैं। चलो अभी समझ में आएगा। लो अभी आप लोगों ने क्या किया, ये किसी को दिखेगा तो है नहीं। चलो एक मिनट सुनो, यहां सुनो प्लीज, यहां देखो इस एज को, ये ध्यान सुनना, ये 3D नहीं है, ये 2D में है, ये 2D में है। एज किसकी होती है? अरे एज 2D में ही तो होगा, 3D में तो उसको आप फेस सेंटर बोल दोगे। क्या ये बात समझ में आई? 3D में अगर मैं बोलूं, 3D में इस सेंटर को बोलोगे तो वो फेस सेंटर नहीं दिखेगा तुम्हें? दिखेगा कि नहीं दिखेगा? आप ध्यान से सुनो, इसको मैंने येलो कलर से मार्क किया है, ध्यान सुनना सभी लोग प्लीज, सभी लोग सुनो, इसको मैंने येलो कलर से मार्क किया है। इसको जो मैंने मार्क किया हुआ है, इस मार्क को मैं ऐसे देख रहा हूं। क्या ये मार्क किया हुआ आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना? मेरे साइड से भी नहीं दिख रहा है, ठीक है? लेकिन अगर कोई ऊपर से देखेगा तो ये एटम इसको दिख जाएगा, दिख जाएगा ना? दिख जाएगा। नीचे से कोई देखेगा तो भी इसको एटम दिखेगा। या थोड़ा सा और करते हैं, ये देखो एज सेंटर पे हमने ये एटम रख दिया, ठीक है? ये एज सेंटर पे हमने एटम रख दिया। अब तुम नीचे से नहीं देखना, तुम सामने से देखो। क्या ये पेन का कैप आपको दिख रहा है? नहीं, तुम नीचे से मत देखो, सामने से देखो। फ्रंट से देखोगे, लो मैं छिपा दे रहा हूं इसको, ठीक है? अब सामने से दिख रहा है, मैं इसको ऐसे 90 डिग्री देख रहा हूं, मुझे भी नहीं दिख रहा, लेकिन सामने वाले इधर आपको दिख रहा है, दिख रहा है ना? तो मुझे इनको छिपाना पड़ेगा, मुझे इनकी साइड से इस चीज को हाइड करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, एक एज लाए, एक एज को लाए और हमने इसको कवर कर दिया। छिप गया ना ये? आगे से तो दिख नहीं रहा था, मुझे दिख नहीं रहा था, लेकिन यहां से मैं ऐसे देखूंगा तो मुझे एक एज और लानी पड़ेगी ताकि दिखे ना। कितनी एज से हमने कवर किया अभी? 2। लेकिन अगर कोई ऊपर वाला देखेगा तो मुझे पेन का कैप ऊपर से दिख रहा है और नीचे से भी दिख रहा है, तो मुझे इस पेन के कैप को कवर करने के लिए एक ऊपर से एज लानी पड़ेगी, एक नीचे से लानी पड़ेगी। कितनी एज रिक्वायरमेंट थी आपको? 4 एज की रिक्वायरमेंट हुई, 3 डायमेंशनल। समझ आई बात? क्या ये बात सबको समझ में आई? जिसको नोट करना जल्दी से कर लो इसको। यस, अब ये बात सबको क्लियर है? अब मैं कंक्लूजन पे आ रहा हूं, आप क्वेश्चन देखोगे बहुत मजा आएगा क्वेश्चन में। क्या बच्चों को भी लगता है? अभी तो पूरा 1 घंटा है। चलिए, क्या ये बात यहां तक सबको क्लियर है? फाइनल कंक्लूजन क्या निकल रहा है? कंक्लूजन इज, कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन इज 1/8। क्या ये बात सही है? इसके बाद हम चल रहे हैं फेस के पास। फेस का कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/2 एटम का। क्या ये बात सही है?
अगर मैं एज की बात करूं, एज का कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा है एटम का, और बॉडी सेंटर इज 1 एटम। क्या ये बात क्लियर है? ये हमारा कंक्लूजन निकल रहा है। क्लियर है ना? अब मैं जिससे पूछूंगा, ठीक है, वही बताना। आप मुझे बताओ, ये तो था 1 कॉर्नर का, 1 फेस का। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं कभी भी क्यूब की बात करूं, इन अ क्यूब, ठीक है, कितने कॉर्नर्स होते हैं? 8 कॉर्नर्स। इन अ क्यूब देयर आर 8 कॉर्नर्स। यस और नो? तो कितने एटम हुए यहां से? 8 इंटू 1/8। कितने लोग मानते हो इस बात को? कितने लोग इस बात से सहमत हैं? पीछे के कुछ लोग सहमत नहीं है। पक्का ना? डन? अब आप मुझे बताओ, फेस की बात करूं मैं, तो इन अ क्यूब क्या होगा? देयर आर 6 फेजेस। तो कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? 6 इंटू 1/2 एटम। कितना हुआ? 3 एटम। क्या इतने से सभी लोग खुश हैं? पक्का ना? डन? एज पे कितने होते? कितने एजेस होते हैं? एजेस कितने हैं? 12। एजेस कितने हैं? 12। तो यहां पर एक क्यूब में कितने एजेस थे? 12। सो इन अ क्यूब 12 एजेस। कितना हुआ? 12 इंटू 1/4 कितना हुआ? 3। क्या इतने में सभी लोग खुश हैं? पक्का ना? इतने दुखी दुखी मन से बोल रहे हो ना, ऐसा लग रहा है इतना। कोई बात नहीं, कल की क्लास अपनी सुबह 9 बजे की होगी, ठीक है? सुबह वाली क्लास में सब लोग फ्रेश रहते हैं, चार्ज रहते हैं। क्या इतनी बात सबको क्लियर है? अच्छा, एक क्वेश्चन करा दें हम आपको। एक अगर जेई एडवांस का क्वेश्चन करा देंगे तो तुम्हें थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी, है ना? और वो क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, तुम करोगे, ठीक है? और अगर वो क्वेश्चन तुमने कर लिया, ठीक है, तो आज सबके सब पार्टी हम देंगे। क्लास क्यों खत्म? नहीं, क्लास खत्म थोड़ी होगी। नहीं नहीं, उसके बाद तो क्लास शुरू हो जाएगी। फिर तुम लोग एनर्जी आ जाएगी तुम्हारे अंदर। चले, अब जरा कुछ सवालों की तरफ चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस पे बेस्ड, आपको और ज्यादा मजा आएगा। चलो, एक क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन है, देखो मैं क्वेश्चन इसको समझा रहा हूं, इससे ज्यादा आसान प्लीज, अब बस ज्यादा नहीं। देखो मैं आपको हमेशा बोलता हूं ना कि आप लोग ना इतना बोलो कि हमें और आपको समझ में आए, और तुम इतना बोलते हो ना हमें समझ में आ रही ना तुम्हें समझ में आ रही है, तो कम से कम किसी एक को तो समझ में आए। क्वेश्चन देखो जरा, बहुत आसान था क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन। हाँ ठीक है, जिसको आ गया उसके लिए ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ इनको क्या करना है सुन लो जरा। क्या करना है? ऐसे क्वेश्चन जेई में, मेंस में और एडवांस में हमेशा आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है? क्या करना है? सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है। उसने क्या लिखा? उसने एक क्वेश्चन मैं करके दिखा रहा हूं, एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, पी। अब उसने बोला पी कहां पर है? पी इज प्रेजेंट एट, कहां गया? बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर, ठीक है? इसके बाद जो क्यू दिया हुआ है, क्यू कहां पर है? कहां पर है? कॉर्नर पर, ठीक है? तो उसने क्या, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पी क्यू? तो देखो पी क्यू जब हमें लिखना होगा ना, तो यहां पर कितने एटम है? अच्छा एक बात बताओ, चलो मैं अभी एटम की बात छोड़ता हूं। किसी का भी फॉर्मूला लिखते हो,
क्या तुमने 11th में एक रूल पढ़ा था, उसका नाम था POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन? पढ़ा था ना? तो आप क्या लिखते थे, किसी का भी फॉर्मूला लिखते हो, मैं लिखूं Al2O3, इसका मतलब क्या था? अगर मैं इस रिएक्शन को ब्रेक कर दूं, तो ट्वाइस Al होगा कि नहीं होगा? ट्वाइस Al होगा, और ये कितना था, +3 प्लस थ्राइस ऑफ O2 माइनस, यस और नो? अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस रिएक्शन में, सपोज करो ये रिएक्शन है, मैंने आपसे कहा कि इस रिएक्शन में 2 मोल Al के बन रहे हैं, अगर मैं इसको डिसोशिएट करूं और मैं बोलूं कि 3 मोल ऑक्साइड्स के आ रहे हैं, तो गलत तो नहीं है? पक्का ना? अगर मैं कहूं 2 Na ions of Al3 plus and 3 Na ions of oxides, तो कोई गलत है? क्या किया हमने? Na मतलब एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब ये हो रहा है कि आप किसी का भी फॉर्मूला लिखते हो ना, तो वहां पर फॉर्मूले में हमेशा नंबर ऑफ एटम्स लिखते हो, यस और नो? तो यहां भी तुम्हें क्या करना है, एटम ही तो निकालने। बस फर्क ये है कि एटम निकालने के लिए आपने देखा बॉडी सेंटर पे कितने का कंट्रीब्यूशन था, 1 का, तो ये पी तो बेचारा खुश है अपने आप में। क्यू से पूछा तुम्हारा क्या हाल है, तो क्यू कहता है देखो हम तो 8 कॉर्नर लेके आए थे, और हर कॉर्नर कितने से होता है, 1/8 से, तो हम भी क्या हो गए, 1। मतलब फॉर्मूला क्या हुआ, PQ। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? क्या ये बात सबको समझ में आई? पक्का? अब तुम्हें इसी क्वेश्चन को फिर से लिखना है, कॉपी करो अपने नोटबुक में, क्वेश्चन को नोट करो, फिर हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं। देखो ये कॉन्सेप्ट ना थोड़ा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, मैं आपको जितना टाइम बोलोगे उतना टाइम देंगे, लेकिन समझ लेना। क्वेश्चन नोट कर लिया? अब क्वेश्चन कहां तक नोट करना है आपको, यहां तक निकलना है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। इसको छोड़ दो, यहां से एक लाइन आपको ऐड करनी है। यहां तक तो सेम ही है क्वेश्चन, यहां तक क्वेश्चन सेम है क्या? ये दोबारा समझा दे। मैं कह रहा हूं किस पे लिखा हुआ है, P कहां पर प्रेजेंट है, Q एटम कहां पर है, कॉर्नर पे ना। कितने कॉर्नर होते हैं, 8 ना, और हर एक कॉर्नर कितने से कंट्रीब्यूट कर रहा था, 1/8, तो 8 × 1/8, तो कितने Q मिले आपको, 1। और P कहां पर है, बॉडी का सेंटर, तो बॉडी का सेंटर तो 1 ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन आपको यहां तक कॉपी करना है, यहां तक कॉपी कर लिया। अब क्या करना है, यहां से क्वेश्चन लिखो। रुको। क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज कर रहे हैं। आप एक काम कीजिएगा, इस पे लिखो क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है अ क्यूबिक सॉलिड इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स P and Q, where the Q is present at corner side and P is present at face center. P is present at face center. P is present at face center. If any one corner atom and 2 face center are removed। 8 कॉर्नर थे, 8 कॉर्नर में से मैंने किसी भी एक कॉर्नर से एक एटम को बाहर निकाल दिया और 2 फेस को बाहर निकाल दिया। हाँ, एनी वन कॉर्नर एटम एंड 2 फेस सेंटर
are removed. So what is the molecular formula of a solid? अब इस क्वेश्चन को मैं करके दिखा रहा हूं, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चंस की शुरुआत हो रही हुई है, क्वेश्चंस की शुरुआत हो रही, सुन लो जरा। क्या बैक करूं? हाँ हाँ, पी स्पेस सेंटर। देखो अभी क्या पी क्या है? सही है, सही है। चले हम लोग आगे चले। आप देखिए मैंने क्या किया है, क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन में क्या किया है, ये हमारा एक क्यूब था, सिंपल क्यूब। मान लेना क्यूब ही है ये, तुमको सर लाइन टेढ़ी है, ये क्यूब है, ठीक है। अब इस क्यूब में कितने कॉर्नर थे आपके पास? 8। 8 में से कोई एक कॉर्नर मैं भूल गया, एक एटम को रिमूव कर दिया, ठीक है। चलो यहां क्या कर रहे हैं, एक कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर, 4 कॉर्नर, 5, 6, 7, ये वाला कॉर्नर खाली छूट गया, ठीक है। हमने क्या कह दिया, एनी वन ऑफ द कॉर्नर एटम गेट रिमूव्ड, किसी भी एक कॉर्नर को आपने वहां से हटा दिया। अब क्या चलते हैं, अब हमने कहा आपसे कि एनी टू फेस सेंटर आर रिमूव्ड। कितने फेस थे आपके? 6। तो आप एक काम करो, कोई भी 2 फेजेस को रिमूव कर दो। देखो आगे और पीछे वाले फेस को मैं भूल गया। अब मेरे पास कितने कॉर्नर्स हैं? कॉर्नर कितने हैं? 7 ना, कॉर्नर इज 7। सो नाउ कॉर्नर पे कौन था? क्यू, ये लीजिए क्यू। कितने कॉर्नर थे? 7। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? तो 7 इंटू 1/8। ये कितने लोगों को समझ में आ गया? अब P कितना था? P कहां पे था? फेस के सेंटर पर। P कितना था? फेस के सेंटर। कितने फेजेस थे? 6 में से 2 को मैंने हटा दिया, तो जब कितना बचा? 4। कितने का कंट्रीब्यूशन है? क्या ये बात समझ में आ गई सबको? आप देखो इसका आंसर क्या बन रहा है, Q, ठीक है, 7, Q7। ये 8 को आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन का आंसर होता है वो आपको फ्रैक्शन में नहीं होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको फ्रैक्शन से एक इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं इस पूरी इक्वेशन में 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 7 इंटू 8/8, यहाँ कितना हो गया? P 4 इंटू कितना हुआ? तो आंसर क्या हुआ? Q7 P 16। क्या ये बात समझ में आई? समझ गए बात को? ऐसे क्रिस्टल को हम क्या कहते हैं? डिफेक्टिव। भाई अभी तो आइडियल क्रिस्टल क्या था? PQ। हमने जाकर क्या कर दिया हुआ है, उसकी पैकिंग को डिस्टर्ब कर दिया हुआ है। क्रिस्टल कैसा हो गया? डिफेक्टिव। अब हमने इस डिफेक्टिव क्रिस्टल का फॉर्मूला निकाला। समझ आई बात? क्या ये बात सबको समझ में आई? अच्छा, अब आप सभी लोग, सबको डीपीपी मिली है? पक्का ना? जरा इसी बात पे जरा आप इसी डीपीपी सबके पास है ना? जरा डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 8 करो। नहीं है? देखो, नहीं, डीपीपी है 6।
DBB 6 का क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, DBB 6 का क्वेश्चन नंबर 8 और साथ में ना मॉड्यूल दिखाओ मुझे। पहले आप लोग मॉड्यूल का थोड़ा सा मजा आएगा आपको, क्योंकि दिस इज द क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ है ये जेईई एडवांस का 2012 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2012 का एडवांस का क्वेश्चन है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, तो जरा आप पेज नंबर जी, पेज नंबर 41, पेज नंबर 41, पेज नंबर 41, पेज नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49, पेज नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 49। अगर ये क्वेश्चन नंबर 49 आपसे हो गया ना, तो जो डीबीबी का क्वेश्चन है 5 सेकंड में हो जाएगा। यस, मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 4, यस। अब मेरे को आंसर याद नहीं है, क्या है आंसर, मेरे को याद नहीं, पता नहीं मुझे। प्लीज बात नहीं करनी आपको, देखो बात नहीं करनी। क्या Q7 क्यों था? अरे 8 से मल्टीप्लाई करो तो ये 8 से 8 कैंसिल आउट हुआ, ये 8/2 कितना होगा? समझ गए बात को? क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? तो मैं आप लोगों को 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं और प्लीज डोंट डिस्कस। सबको अपनी अपनी नोटबुक में करना है। अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिया तो आप समझ लीजिए कि आपको ये इतना समझ में आ गया। हो गया? आंसर मैच कर गया? नहीं तो ये मॉड्यूल में है ना क्वेश्चन। हाँ, मॉड्यूल क्वेश्चन नंबर, ये पेज नंबर 41 का क्वेश्चन नंबर 49। जेईई एडवांस का क्वेश्चन नंबर ये जो 49 है 2012 का है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, लॉजिक सेम है। और मैंने स्पेशली, प्लीज प्लीज पीछे सभी लोग, आप सब लोग ध्यान से देखो, मैंने स्पेशली इसीलिए सर्कल और बॉक्स बना के दिखाया हुआ है क्वेश्चन को रिलेट करने के लिए। क्वेश्चन में क्लियरली विजिबल है। आगे आंसर कितने लोगों का क्वेश्चन हो गया? बस 2 लोगों का हो गया। समझ आया? हाँ, अरे आंसर मेरे को नहीं पता, मैं अभी करके दिखा रहा हूँ। हाँ, नहीं आंसर मुझे नहीं पता है, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ अभी। आंसर थोड़ी याद है मुझे, हमें तो क्वेश्चन पता है। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिनको क्वेश्चन का स्टेटमेंट ही समझ नहीं आया? ओके, चलो बस आप सब लोग शांत, तुम्हारा टाइम खत्म। अब हम लोग शुरू करते हैं। अरे प्लीज अब आप लोग बात करना बिल्कुल बंद करो, ठीक है? आप जिन लोगों का क्वेश्चन हो गया अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ है और अच्छी बात है।
अब मैं करके दिखा रहा हूँ, चलो। अब देखो कहाँ आप लोगों ने मिस्टेक की हुई, उसको आप एनालिसिस करो। क्वेश्चन क्या है पहले मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, और जिनका किसको समझ में नहीं आया था स्टेटमेंट, यस आप भी खड़े हो जाओ। और कौन था, आप थे, यस। अरे कोई बात नहीं, सिमिलर टाइप क्वेश्चन का है, सेम और सिमिलर में फर्क है। और कौन था, आपको भी नहीं आया था ना। हाँ आप देखो प्लीज 1 मिनट देखो, अब आप बात करना बंद करो। मैं ये चाहता हूँ कि देखो आप सभी लोग एक एक करके सब लोग सीखो, ठीक है। 2 मिनट के लिए आप खड़े रहो, मैं पहले फिगर बना दूं, ठीक है, फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखो इससे ज्यादा फर्जी क्वेश्चन हो नहीं सकता है, इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन। देखो कितना आसान कर दिया इन्होंने आपके लिए, इन्होंने जरा एक बार आप क्वेश्चन देखो, क्या क्वेश्चन का स्ट्रक्चर मैंने सही बनाया हुआ है। फिगर देख लो पहले आप लोग, कहीं कोई मिसिंग तो नहीं है ना। एटम देखो, और यहां पर लिखा है ये 2012 जेई एडवांस 2012, ठीक है। चलो यहां पे क्या लिखा हुआ है, ये जो स्क्वायर बना था, स्क्वायर फॉर एम, और सर्कल मीन्स सर्किल इज एक्स। आप जरा आप क्वेश्चन पढ़ो, हाँ प्लीज शांत रहिए जरा। अरे आराम आराम से, अरे स्टार्टिंग से शुरू करो, एक एक लाइन पॉज भी लो उसमें। बस क्या पहली बात आपको सबको समझ में आ गई यार, ये लाइन कहने की बात ही नहीं है। आपने में स्ट्रक्चर दे रखा है, वहां लिखा ही है कि क्यूबिक है, तो इसमें कुछ समझने की बात है। उसमें पहले ही बोल दिया क्यूबिक है, बना ही स्ट्रक्चर में बना हुआ है। आप दूसरी लाइन, अच्छा अब इसमें समझने की क्या बात थी। मैंने आपसे ये बोला, वो कह रहा है जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसका फॉर्मूला निकालना है। उसने ये लिखा हुआ है शोन बिलो, फिगर इज शोन बिलो, तो ये आपको दिया हुआ है, इसका स्ट्रक्चर निकालना है आपको। तो बस वही तो करना है। अब देखो आंसर, अब एक एक मिनट आप बैठ जाओ, आप दोनों लोग खड़े रहना। बाकी जिनको भी समझ में नहीं आया, देखो मैं बीच बीच में क्वेश्चन पूछूंगा, मैं बोर्ड पे करवा लूंगा, क्योंकि मैं इस मामले में बिल्कुल भी मैंने नहीं करूंगा। आपको जितना टाइम चाहिए ऐसे क्वेश्चन के लिए, जितने डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकते हैं हम सारे करवा देंगे, लेकिन आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए। अब सुनो, अब आप मुझे बताओ, यहां पे आपको क्लियर विजिबल है, क्या नाम है आपका, संस्कार। यहां देखो, यहां पर आपको क्या लिखा हुआ है,
स्क्वायर बना हुआ है, स्क्वायर इज एम, तो सबसे पहले हमने एम लिखा, ठीक है। यहां हमने लिख दिया ओ, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब आप मुझे बताओ ये स्क्वायर कहां कहां बने हुए हैं, कहां पर है? अरे आपसे किसी से पूछा हमने? किसी से नहीं पूछा ना, मैं जिससे पूछूंगा भाई। हाँ आप बताओ कितने एजेस हैं? 4 एजेस, पक्का ना? तो चलो 4 इंटू एज कितने से कंट्रीब्यूट करता है बताओ? 1/4, वेरी गुड। और कहाँ है? देखो 4 तो एजेस थे, 1 2 3 4, एक बॉडी का सेंटर ना, बॉडी का सेंटर कितने के साथ कंट्रीब्यूट करता है? अरे 1, कुछ नहीं, +1, यस और नो? एम का खेल खत्म, बैठ जाओ। अब आप बताओ ओ कहां दिख रहा है तुम्हें? ओ कॉर्नर पर, कितने कॉर्नर है? और 8 के 8 कॉर्नर ऑक्यूपाइड हैं, कोई ऐसा तो नहीं खाली हो। 8 कॉर्नर है, 8 इंटू 1/8, क्या इसमें किसी को परेशानी? अब कॉर्नर के अलावा कहां पर है? कितने फेजेस हैं? कितने फेज? 6, तो 6 इंटू 1/2, कोई दिक्कत? आगे समझ में? अब यहां से आंसर कितना हुआ? M2 और O4 x है। अच्छा सॉरी, ये x लिखा हुआ है, ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक ठीक ठीक। अरे अरे गलती इंसान से ही होती है, चलो। हाँ x4 mx2, क्या यही आंसर है? इसमें कुछ डिफिकल्ट था? समझ आ गई बात? बैठ जाओ आप। अब कितने लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी समझ में नहीं आया? हमने जानबूझकर, एक मिनट प्लीज, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था हमने जानबूझकर के आपको ना स्क्वायर और सर्किल बनाए थे, स्क्वायर और सर्किल बनाए थे ना, इसीलिए बनाए हुए थे कि जैसा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है उसी से। इसमें कुछ जेई एडवांस वाला कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है ना। ऐसा क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। क्या ये बात सबको क्लियर है? क्या ये बात सबको क्लियर है? अब जरा सेम क्वेश्चन आप लोग जरा डीपीपी में देखो, सेम क्वेश्चन 7 आ रहा। अब मुझे नहीं पता, डीपीपी का क्वेश्चन मुझे नहीं पता है क्या लिखा हुआ है। उसने क्या पूछा है? उसने कहा कि ये जो कॉफिशिएंट है ना, इनका सम करना है। अगर मान लो यही क्वेश्चन होता और मुझे बोलता कि ये P है ये Q है, तो सम कितना आता? आंसर कितना आता? 3। जल्दी से करो आप सभी लोग डीपीपी का क्वेश्चन। आ गया सबका आंसर? ये डीपीपी का क्वेश्चन कितने लोगों ने सॉल्व कर लिया? बाकी लोग? हो गया ना आप लोगों का? अच्छा सुनो जरा यार ध्यान से, बहुत जल्दी बता दिया, अच्छी बात है। सबका आंसर आया, सबका आंसर आ गया। पीछे आप लोग, ये आपके पीछे क्या वो आंसर नहीं आया क्या? आपके जस्ट पीछे आंसर आया तो हाँ ना कुछ तो बोला करो, अपने में ही मस्त है। ये क्वेश्चन, ये बताओ ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था क्या? था क्या? ये क्वेश्चन सबसे डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन है एडवांस के लिए। एडवांस वाले ने जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसने ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आप कर पाएंगे सभी लोग? तो चलो कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज।
आंसर मुझे नहीं पता। देखो क्वेश्चन तो मैं लेके आता हूँ लेकिन मुझे ये नहीं पता उसका आंसर क्या है। तुम्हारे सामने सॉल्व करेंगे, आंसर में किसी का नहीं पता। क्या दिया हुआ है, हम करें? चलो क्वेश्चन दिया हुआ है, दिस इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट है, एफसीसी दिया है और उसने क्या बोला हुआ है, उसने कहा है ए एटम आर एट द कॉर्नर ऑफ अ यूनिट शेल। तो ए को तो करना है कॉर्नर पे, ठीक है, बी कहां पर है, फेस सेंटर पर। यही सेम क्वेश्चन अब ए कहां पर है, कॉर्नर पर। अच्छा यही क्वेश्चन मैंने कराया ना अभी कि किसी एक कॉर्नर को रिमूव कर दो, और क्या लिखा है इसने, वन ऑफ द ए एटम इज मिसिंग ऑफ द यूनिट शेल। तो बी तो एज इट इज है ना, तो इनमें से हम किसी भी एक को रिमूव कर दे रहे, इसको बढ़ा दिया हमने, ठीक है। और बी कहां पर है, फेस सेंटर पर। 1 2 3 4 5 6, ये तो एज इट इज है, इसमें तो किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहां पर क्या हुआ, ए 7 इंटू 1/8, कितने लोगों को समझ में आ गई। बी इज 6 इंटू 1/2, सो आंसर इज A7 B24। हाँ जो भी आंसर हो, क्या ये बात सबको समझ में आ गई? ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यस जी, जी नोट करना है, हाँ जल्दी करिए जल्दी। देखो ये पीपीटी ना आप लोगों को घर के लिए मिलेगी, तो आप वहाँ भी इसको देख सकते हो, ठीक है। अच्छा ऐप में भी एक्सेस नहीं मिला है, ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है, मिल जाएगा मिल जाएगा। अभी तक जितना किया है सबको सब कुछ क्लियर है। चलिए हम आगे। नाउ दिस क्वेश्चन, एंड दिस इज अ रियली गुड क्वेश्चन। ये आपके पास बढ़िया क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट भी है। नहीं आया नहीं है क्वेश्चन, आया नहीं है, बट ये क्वेश्चन आसान है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। चलो मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूं 1 मिनट, ठीक है, हो गया। देखो टाइम का ध्यान रखो, 1 मिनट से ज्यादा नहीं। अरे इसमें रुको, टाइमर का ऑप्शन भी आता है। कहाँ से था टाइमर, ये अच्छा ये आया ही नहीं अभी। अरे ये ज़्यादा स्लो हो गया, कुछ शिफ्ट कर दे। मैं क्या हुआ, ये बहुत ज़्यादा स्लो चलता है, सेकंड छोटे ही होते हैं। देखो 20 सेकंड हो गए, मैं सही चल रहा है, बस बस ठीक है। देखो अब डेली क्लास में अब टाइमर लगा के चलेंगे, देखते हैं कि 1 मिनट में कितने लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। यस एक्स वाई आई थिंक करेक्ट आंसर है, शायद, मैं आई एम नॉट श्योर, ठीक है, लेकिन करेक्ट आंसर है, कुछ ऐसा ही आंसर आ रहा है। कितने लोगों का हो गया? नाउ द टाइम इज ओवर, चलो बस खत्म खेल। यस हाँ नहीं, मुझे ऐसा शायद लग रहा है कि Y7 आता है शायद, मैं करके दिखा रहा हूँ, ठीक है।
क्वेश्चन का स्टेटमेंट समझ में आया? सबको समझ में आया? क्वेश्चन में क्या लिखा है? एक्स वाई जेड। तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, एक्स ये हमारा वाई है, ये जेड है। क्वेश्चन का पार्ट वन देखो, फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, एक्स कहां पर है? एक्स इज प्रेजेंट एट 6 कॉर्नर, यस और नो? एक्स आर प्रेजेंट एट 6 कॉर्नर। तो एक्स को हमने 6 कॉर्नर पर रखा, 6 इंटू 1/8, ठीक है। एंड y इज एट द रिमेनिंग कॉर्नर। अब क्या हो गया? y कहां पे? 2 इंटू 1/8, हाँ या ना? ये कितने लोगों को समझ में आया? इट्स अ रियली गुड क्वेश्चन। वो क्या कह रहे हैं कि कॉर्नर पे सिमेट्री नहीं है, x नहीं है, y भी चिपका दिया। x तो आपका था, कितने थे? 6 कॉर्नर पे, लेकिन y को आपने क्या कर दिया हुआ है? किसी 2 कॉर्नर पे आपने y भी चिपका दिया। क्लियर है? उसके बाद क्या लिखा है? रिमेनिंग कॉर्नर एंड ओनली एट दोज फेस सेंटर विच आर नॉट ऑपोजिट टू ईच अदर। ये स्टेटमेंट बहुत जरूरी था, बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है। आप मुझे बताओ कि ऐसे कितने कॉर्नर्स फेजेस होंगे जो एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है? 3 ही हो रहे ना? कैसे? देखो, ये ऊपर वाला फेस और ये वाला फेस, क्या ये नहीं है ना? और मैं सामने वाली वॉल या इस वाली वॉल की बात करूं, ये सारे ऑपोजिट नहीं है ना? भाई अगर हमारे पास 6 फेजेस होते हैं तो 6 में से 3 फेजेस तो ऑपोजिट वाले होते हैं, रेस्ट ऑफ 3 इज नॉट ऑपोजिट। तो कितना हो गया? y कहां पर है? 3 इंटू 1/2। क्या इतनी बात सबको समझ में आई? सबको समझ में आई? इसके बाद उसने क्या बोला है? एंड जेड आर प्रेजेंट एट द रिमेनिंग फेस सेंटर। कितने फेस सेंटर है जेड पे? 3। तो जेड कहां पे? 3 इंटू 1/2। और जेड कहां पर है? बॉडी के सेंटर पर। क्या ये बात समझ में आ गई? तो क्या हो गया यहां से? x 6/8, y कितना हुआ? ये 1/4, और ये कितना हो रहा है? 3 ऐड करो जरा, कितना होगा? 7/8, 7/2। देखो कैलकुलेशन सही करना। 7/4। z कितना हुआ? z इज 5/2। z इज 5/2। अब आप मुझे बताओ, क्या ये फ्रैक्शन में नहीं है? तो हमें इंटीजर बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? क्या करें इंटीजर बनाने के लिए? हम पूरी इक्वेशन में 8 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो गया x 6 y 14 z 10। 20 नहीं, 10 ही तो होगा। हाँ 20 सॉरी 20। यस और नो? आप मुझे बताओ, उसने पूछा क्या है? एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछा हुआ है। एम्पेरिकल, ये क्या निकला? मॉलिक्यूलर। एम्पेरिकल इज सिंपलेस्ट रेशियो, तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला EF इज x3 y7 z10। ये कितने बच्चों का आया? क्या ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था? थोड़ा तो था। हाँ, यही तो बात है। यहां क्वेश्चन में डिफिकल्टी नहीं है, सिर्फ डिफिकल्टी किस चीज में है? जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, अगर आप उस क्यूब को एनालाइज कर पा रहे हो तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है ना? आप देखो पार्ट 2। चलो बस आप बात करना बंद करो। आप बस, टाइम इज ओवर। नहीं जाना नहीं है अभी, मैं कह रहा हूं आपका बात करने का टाइम ओवर हुआ है। नेक्स्ट इज डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास क्या है? इसका मास क्या होता है? मोलर मास। अब तुम्हें फॉर्मूला मिल गया है तो तुम इसका मोलर मास नहीं निकाल पाओगे। देखो सबका मास गिवन है आपको, x इंटू 3 मतलब 40 इंटू 3 प्लस 7 इंटू 60 प्लस 82 इंटू दिस। और ये देखो किस में दिया है? AMU में।
EMU इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, 1 EMU इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। इसलिए इस EMU को ग्राम में कन्वर्ट कर लेना, नहीं तो डेंसिटी नहीं आएगी तुम्हारी। और क्यूब का सुनो, क्यूब का क्या दिया है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम कैसे निकालोगे, अरे ये क्यूब और इस एंगस्ट्रॉम को, ठीक है, क्या करोगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, क्लियर है? क्या इतनी बात सबको क्लियर है? ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो क्या आप कर पाएंगे? दिस इज प्योरली जेई एडवांस वाला क्वेश्चन। मेंस वाला क्वेश्चन कौन सा था, ये सिंपल वाला, ये जो क्वेश्चन तुमने किया था अभी, ये कौन सा क्वेश्चन था, ये मेंस का सिंपल क्वेश्चन। क्लियर है क्या? हाँ, जब भी हम निकालते हैं ना किसी के लिए भी, हमेशा एम्पेरिकल फॉर्मूला ही निकालते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं निकालते हैं। क्या इतनी बात सबको क्लियर है? नाउ वन मोर क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। यस, opposite, y2 नो है, नो। आप लोग ना सिर्फ क्या कर रहे हो, तुक्का मार रहे हो। स्ट्रक्चर कितने लोग कह रहे हैं एक्स वाई? खड़े हो जाओ। आपने भी कहा था, आपने कहा था एक्स वाई, कहा था, मैंने देख लिया था एक्स वाई। और कितने लोग एक्स वाई वाले? खड़े हो जाओ, खड़े हो। और कौन था एक्स वाई वाला? आपने भी कहा था, मैंने देख लिया था। अच्छा चलो, जितने लोगों ने भी एक्स वाई कहा है, ठीक है, वो सब के सब सही है। पता है क्यों? जिन लोगों ने भी एक्स वाई 3 आंसर निकाला है ना, उसने बोला है ऑल्टरनेटिव फेजेस, केवल 2 ही ऑल्टरनेटिव फेजेस है। बात समझ आई? ऑल्टरनेटिव फेजेस 2 से ज्यादा हो ही नहीं सकते। दिखाता हूं क्यों, बैठ जाओ आप लोग। आप सब लोगों ने क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाओ, देखो क्या होता है। चलो, जिन लोगों को नहीं समझ में आया वो देखो जरा प्लीज। यार बात मत किया करो ना, देखो सीरियस डिस्कशन चल रहा होता है ना, फिर बीच बीच में कुछ ना कुछ बोलते हो ना, फिर मैं गुस्सा आता है। यहाँ देखो, बस मेरी बात ध्यान से सुनो। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर ऑल्टरनेटिव फेजेस का मतलब तो यही है ना, तो तुम कहोगे सर ये भी ले लो, ये वाले भी ले लो। अगर आपने कहा ये सारे के सारे ऑल्टरनेटिव फेजेस है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जैसे ही आप सारे बनाओगे ये 2 ऑल्टरनेटिव फेज नहीं बनेंगे। उसने कहा है कंसेक्यूटिव फेजेस नॉट अलाउड, और कॉन्सेक्यूटिव फेजेस तभी अलाउड नहीं होंगे जब आपके पास 2 ही फेजेस हो। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात सबको समझ में आई? अगर आपने सारे फेजेस ले लिए तो ये दोनों कॉन्सेक्यूटिव फेजेस आ जाएंगे और ये क्वेश्चन में अलाउड नहीं है। समझ गए? सो ओनली 2 फेजेस, ऑपोजिट फेजेस आर अलाउड। तो केवल आपको 2 ही ऑपोजिट फेजेस लेने हैं। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? डन है? तो क्वेश्चन में क्या लिखा, आप क्वेश्चन पढ़ तो ले, क्या लिखा है। उसने बोला एक्स वाई क्रिस्टल है जिसमें से वाई आर एट द कॉर्नर, तो वाई की दिक्कत तो है नहीं, 8 × 1/8 सही है ना, सही है। एक्स कहां पर है? ऑल्टरनेटिव फेजेस, तो एक्स इक्वल टू कितना हुआ, 2 × 1/2, तो द करेक्ट आंसर इज एक्स वाई। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? पक्का ना? तो चलो फिर आगे की कहानी हम लोग अगली क्लास में करेंगे, और आज के लिए आपको यस
अभी ज़रूरत नहीं है, अभी हम क्लास से जा नहीं रहे। अरे बैठ, अभी होमवर्क तो ले लो प्लीज। नाउ प्लीज, ये जो रेस्ट ऑफ क्वेश्चन जो है आपके लिए, ये जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में है। क्वेश्चन नंबर 1 ये भी आपके लिए होमवर्क है। क्या ऐप से नहीं है? एक मिनट, जिनके पास ऐप का एक्सेस है आप लोग आपस में शेयर कर लेना। आपके किसी दोस्त के पास, किसी के पास भी हो, अभी 1-2 दिन की बात ही है, आज ही आप लोगों से एक्सेस के लिए भरवाया ना, फॉर्म भराया ना आप लोगों ने, तो हो सकता है होपफुली कल तक आपको मिल जाएगा एक्सेस। ठीक है, एंड दिस इज अगेन, ये भी आपके लिए होमवर्क है। क्या क्या कह रहे? हाँ, स्टॉप कर लो।